नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट प्री पेड मीटर की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बता दें आपको, समीक्षा के दौरान ही ऊर्जा विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से ऊर्जा विभाग के कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने स्मार्ट प्रीपेड मीटर के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक 50.23 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा चुका है, जिसमें शहरी क्षेत्रों में 17.47 लाख जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में 32.76 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। वर्ष 2025 तक शेष स्मार्ट मीटर को भी लगा दिया जाएगा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के उपयोग की अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर इसको उपयोग करने पर यह कहा जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अलावा रिचार्ज कराने पर 3% का वित्तीय लाभ मिलता है। बिजली के खपत पर राज्य सरकार 15,343 करोड़ रुपए अनुदान दे रही है। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्ष 2018 में सभी घरों तक बिजली पहुंचा दी जाएगी और ऐसे में ये कहा है कि 2018 तक पहुंचा दी गई है। सभी को निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जा रही है और बिजली की खपत पर राज्य सरकार उपभोक्ता के लिए अनुदान के रूप में राशि खर्च कर रही है ताकि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिल सके। सरकार लोगों की समस्या के समाधान के प्रति संवेदनशील है और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उपभोक्ता की किसी प्रकार की शिकायत मिलती है, उसका तत्काल समाधान करे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली की खपत में बचत के साथ साथ लोगों को बिजली बिल के भुगतान में भी सहूलियत प्रदान करती है। इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी त्रुटि की शिकायत मिलती है तो उसका तत्काल समाधान करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 के पहले राज्य में बिजली की क्या स्थिति थी ये सभी लोग जानते हैं। सरकार में आने के बाद से लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। स्मार्ट प्री मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रांतियां भी फैलाई जा रही है। आजादी के बाद से 2005 तक जब उन लोगों की सरकार थी तो बिहार को बिजली के मामले में उन लोगों ने कितनी बदतर स्थिति में पहुंचा दिया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर सोशल मीडिया के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि 1 अक्टूबर से आरजेडी इसके खिलाफ आंदोलन करने जा रही है और हर प्रखंड में आंदोलन करेंगे। ये हर घर में का मामला है और बिजली की जो बात है यह हर घर का मामला है। बिहार का हर आदमी इससे परेशान है। पूरे देश में सबसे महंगी बिजली हमारे राज्य में ही मिलती है। 2 करोड़ उपभोक्ता, लेकिन स्मार्ट मीटर 50 लाख लोगों के यहाँ पे लगा हुआ है। लोगों की शिकायत है कि बिजली बिल ज्यादा आ रहा है और ये स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है। यूजर इंटरफेस और सिस्टम काफी धीमा है, इस कारण लोग परेशान हैं। बिहार के पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में प्रेस वार्ता को संबोधित किया है और कहा है कि राज्य में छठ पर्व को पर्यटन उत्सव बनाने की कोशिश यहां पर है और योजना भी इस कदर है जिसमें टूर पैकेज के जरिए देश भर के पर्यटक इस आयोजन को देख सकेंगे। पर्यटन विभाग से राज्य में पर्यटकीय संरचनाओं और होटलों के निर्माण और विकास, परिवहन साधनों का विकास, पर्यटन स्थलों पर रोपवे निर्माण की पहल की है। उन्होंने कहा कि बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। साल 2023 में 5.46 लाख और 2024 की जुलाई तक 2.67 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आते हैं और ऐसे में बीते श्रावणी मेला और गया में चल रहे पितृपक्ष मेला में देश भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। माता जानकी की जन्मभूमि के विकास के लिए योजनाएं चल रही है। उसके विस्तार के लिए 50 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि होम स्टे, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना पर्यटन रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए शुरू की गई है। इसे 15 जिलों के 29 पर्यटन स्थलों पर शुरू किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुर्ग नगर के वार्ड नंबर 3 में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में 22 करोड़ 97 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद विजेंद्र बघेल, विधायक गजेंद्र यादव और राकेश सेन, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और प्रबुद्ध नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में खेलों के विकास और इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य के खिलाड़ियों को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम साय भिलाई में प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग क्लस्टर अखिल भारतीय वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने प्रथम वाहिनी भिलाई में स्थित इंडोर स्टेडियम के अपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने पुलिस अधिकारियों एवं जवानों के खेल के प्रति लगाव एवं समर्पण की सराहना की। उन्होंने कहा कि पुलिस की व्यस्ततम सेवा के बावजूद आप लोग खेल के लिए समय निकाल पाते हैं, ये अत्यंत सराहनीय है। नियमित रूप से खेल खेलने से फिटनेस अच्छी रहती है। उन्होंने कहा कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है, जो कि खेल के माध्यम से चरितार्थ होता है। मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा राज्य में खेलों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ में खेलों की अधोसंरचना को बेहतर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हम अभी बस्तरिया ओलंपिक का आयोजन भी करने जा रहे हैं। सीएम साय ने कहा कि वर्षों बाद बस्तर में शांति लौट रही है और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में शांति कायम हो रही है। उन्होंने कहा कि जब शांति स्थापित होती है तो सांस्कृतिक गतिविधियां और खेल प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। इसी कड़ी में हम सभी बस्तरिया ओलंपिक को लेकर भी बेहद उत्साहित हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ को पर्यटन के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए भारत सरकार ने सम्मानित किया। बस्तर के चित्रकोट और डूडमारस गांव को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित बेस्ट टूरिज्म विलेज प्रतियोगिता 2024 में विशेष सम्मान से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार के साथ ही केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में दिया गया। चित्रकोट को सामुदायिक पर्यटन मॉडल के लिए और डूडमारस को एडवेंचर पर्यटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मान दिया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चित्रकोट और डूडमारस ग्राम के लोगों और पर्यटन विभाग की टीम को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान छत्तीसगढ़ को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करने की हमारी प्रतिबद्धता को और मजबूती देता है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि से राज्य के पर्यटन उद्योगों को और गति मिलेगी। इसके लिए राज्य में वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और सांस्कृतिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा की शुरुआत 27 सितंबर से शुरू हुई। ये यात्रा सत्य, अहिंसा और मानवता की अलख जगाने वाले महान संत बाबा गुरु घासी दास जी का आशीर्वाद लेकर और तपोभूमि गिरौदपुरी की माटी को प्रणाम कर गई है। ये यात्रा 2 अक्टूबर 2024 को रायपुर के ऐतिहासिक गांधी मैदान में समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा सिर्फ न्याय की मांग नहीं बल्कि सामाजिक एकता और समर्पण का प्रतीक है। दीपक बैज ने कहा है कि ये ऐतिहासिक यात्रा छत्तीसगढ़ की जनता के हक की लड़ाई है, जिसमें भाजपा सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। इस यात्रा में कुशासन, अपराध, अन्याय, दमन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी और बुलंद की जाएगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और अपराधियों के बुलंद हौसलों से ये साफ दिखता है कि राज्य की बीजेपी साय सरकार छत्तीसगढ़ में अपराध में अंकुश लगाने में पूरी तरह से विफल है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को हरियाणा के तोशाम विधानसभा क्षेत्र के बोपाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी श्रुति चौधरी के समर्थन में जनसभा को आयोजित किया और संबोधित भी किया। बता दें आपको कि उन्होंने हरियाणा जवानों और किसानों की धरती बताया। मेहनतकश किसान आगे को बढ़ता जा रहा है और आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि किसान का बेटा मां भारती की सेवा में समर्पित रहता है, लेकिन कांग्रेस ने हरियाणा में नौकरियों और जमीनों में सिर्फ घोटाले किए हैं और 2014 से पहले हरियाणा में नौकरी के लिए पैसे लगते थे। अब 2014 के बाद से डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के युवाओं को रोजगार और किसानों को सम्मान मिल रहा है और साथ ही साथ हरियाणा में विकास की रफ्तार दोगुनी हो गई है। सीएम शर्मा ने कहा है कि मां भारती के सपूतों ने अपना सरस्व न्यौछावर कर देश को शिक्षा की प्रगति के सपनों के साथ गुलामी की जंजीरों से भी आजादी दिलाई है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य अतिथि में विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से अल्बर्ट हॉल पर राजस्थानी लोक कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से सराबोर सांस्कृतिक संध्या आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों को जयपुर घराने का परंपरागत कथक और राजस्थानी लोक नृत्यों की जुगलबंदी ने दर्शकों को आनंदित किया और सांस्कृतिक संध्या के दौरान कालबेलिया और घूमर नृत्य की भी प्रस्तुतियां दी गई। उत्कृष्ट कोरियोग्राफी को खूब सराहा गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया। इसके पहले उन्होंने आरटीडीसी जोधपुर के मारवाड़ हॉल के वर्चुअल उद्घाटन किया है और मुख्यमंत्री ने विश्व पर्यटन दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमें राजस्थान के पर्यटन कला एवं संस्कृति पर गौरव है और गर्व है। बता दें आपको कि उन्होंने कहा कि हम राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाएंगे। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा के भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने संवाद के दौरान जनसंवाद किया। बता दें इस दौरान राजस्थान की जनता से मुलाकात कर कुशल क्षेम जाना और उनकी समस्याओं और समाधान के संबंध में सार्थक संवाद कर आंकड़ों अग्रणी राजस्थान को विकास की नई बुलंदियों तक लाने पर चर्चा की। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने जनता से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों पर व्यापक चर्चा की। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना और क्षेत्र का समग्र विकास भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही केंद्र और राज्य सरकार की जन हितैषी योजना समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक नई जागरूकता है और विकास का सृजन होगा। साथ ही इन योजनाओं ने हर परिवार को विकास के मुख्य धारा में लाने का भी काम किया है। खबर झारखंड से सीजीएल परीक्षा को लेकर चल रहे विवाद के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेएसएससी द्वारा विभिन्न पदों पर चयनित 527 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। जैप वन सभागार में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नव चयनित अभ्यर्थी और उनके परिवार को बधाई दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में लगातार नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। उन्होंने उत्पाद सिपाही भर्ती के दौरान शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 1 दर्जन से अधिक युवाओं के खोने पर दुख जताते हुए इस पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से इसकी जांच कराने के संबंध में लिखे गए पत्र की जानकारी देते हुए कहा कि ये बेहद ही चौंकाने वाली बात है कि झारखंड के युवक 5 से 10 किलोमीटर चल रखे दौड़ नहीं सकते हैं और ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जांच की बात है। इसीलिए हमने इस संबंध में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय से सहयोग करने की अपील की है। वहीं जेएसएससी सीजीएल
परीक्षा में कथित गड़बड़ी के आरोप पर झारखंड में राजनीति तेज हो गई है। मामले में छात्रों के आंदोलन का बीजेपी ने समर्थन करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है कि हम जनता की अदालत में जा रहे हैं और यदि जनता का आशीर्वाद मिला है और भाजपा की सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में सीजीएल परीक्षा की जांच सीबीआई से कराकर भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को सलाखों के भीतर भेजा जाएगा। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में अमर बावरी ने कहा है कि इस सरकार के कारण देश की संप्रभुता खतरे में पड़ गई है। वहीं राज्य के युवाओं के साथ सरकार ने खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस प्रकार को फ्रॉड कहकर संबोधित किया है। भाजपा ने हमेशा ही कहा है कि ये सरकार झूठ बोलकर सत्ता में आई है। उन्होंने कहा है कि सीजीएल की परीक्षा में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने नौकरी को बेचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी इसका विरोध किया है उसको स्थानीय प्रशासन से मिल रही सरकार डराने धमकाने का काम ही कर रही है। इस सरकार ने परीक्षा के नाम पर पूरे राज्य का इंटरनेट बंद कर दिया था और कहा कि असम की तर्ज पर यह काम किया है, जबकि असम सरकार ने परीक्षा से काफी पहले सूचना देकर इंटरनेट को बंद किया था। इस सरकार ने रात 2 बजे से ही इंटरनेट को बंद कर दिया था ताकि इनके लोग रात में ही प्रश्न पत्र बांटने का काम कर सके। भारतीय जनता पार्टी का परिवर्तन संकल्प यात्रा मधुपुर पहुंचा। बता दें कि परिवर्तन संकल्प यात्रा कार्यक्रम में राज्य के पूर्व मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ विधायक भानु प्रताप शाही, अमित मंडल और बंगाल की पूर्व सांसद लॉकेट चटर्जी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। मधुपुर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी उच्च विद्यालय के प्रांगण में परिवर्तन संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंचे पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने ये माना था कि बांग्लादेशी घुसपैठ लगातार बढ़ रही है और आज वह अपने पुराने बयान से पलट रहे हैं। पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने कहा है कि आज संथाल की बेटी, माटी और रोटी तीनों पर लगातार आघात हो रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर झारखंड के मूल निवासियों का दर्द सुनाई नहीं दे रहा है। और उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो जितने भी बाहर से आए रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठ है उन्हें चुन चुन कर अपने देश भेजा जाएगा। वहीं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एवं बोकारो मजदूर समाज के संयुक्त तत्वाधान सेक्टर 4 मजदूर मैदान में हिसाब 2 जनसभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो उपस्थित थे। इस मौके पर मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस सभा में महिला एवं पुरुषों की जबरदस्त भागीदारी देखी गई। सभा को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जयराम महतो ने कहा है कि ये बीएसएल प्लांट लगे बरसों बीत गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ के लोग विस्थापन का दंश झेल रहे हैं। इसका बस एक ही कारण है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों का हमें एक मौका दें और आप जो है हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं आपको कि यहाँ के लोगों को उनका हक जरूर मिलेगा। हमने लड़कर ये झारखंड राज्य लिया है तो लड़कर ही अपना हक भी जरूर लेंगे। डीआईजी बोकारो सुरेंद्र झा ने बोकारो शहरी इलाके के सेक्टर 4 थाने का इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन करते हुए कई दिशा निर्देश दिए। बता दें आपको कि डीआईजी ने पब्लिक के साथ सेक्टर 4 थाने के पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों के आपसी संबंध, अपराध के अनुसंधान और यहां की जरूरत पर विशेष रूप से चर्चा की। थाने में महिला पुलिस ऑफिसर नहीं होने पर उन्होंने जल्द पुलिस ऑफिसर की तैनाती का भरोसा दिया। डीआईजी सुरेंद्र झा ने कहा कि सामान्य प्रक्रिया है जिसके तहत आज थाने का इंस्पेक्शन किया गया है। इंस्पेक्शन का उद्देश्य अपराध की समीक्षा, अपराध की प्रवृत्ति, अपराध से संबंधित अनुसंधान और कमी को जानना है ताकि इसमें सुधार किया जा सके और इसका लाभ सीधे लोगों को मिल सके।
बोकारो विधानसभा में मतदान प्रतिशत कम होना चिंता का विषय है। राज्य में एवरेज वोटर टर्नआउट से बोकारो में है और ऐसे में आपको बता दें कि कम टर्नआउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रांची में हुई बैठक में जताई गई चिंता। बोकारो डीसी विजय यादव ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए शुरू किया ये काम। बताया भी जा रहा है कि बोकारो डीसी ने एसपी कार्यालय परिसर में स्वीप वार रूम का उद्घाटन भी किया। बोकारो जिले के बोकारो विधानसभा के शहरी इलाके में मतदान का प्रतिशत लगातार कम हो रहा है। विगत लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत राज्य भर के मतदान प्रतिशत से कम हुआ। और अब खबर मध्य प्रदेश से। उज्जैन के महाकाल मंदिर में तेज बारिश के दौरान गेट नंबर 4 की एक दीवार ढह गई, जिसके मलबे में कुछ लोगों के दबे होने और घायल होने की बात सामने आई है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में लोगों की जो घायल अवस्था थी, उसके बाद रेस्क्यू टीम ने तुरंत उन्हें मलबे से बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करा दिया। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई गई है। उज्जैन में मंदिर आपको बता दें, जो उज्जैन में तेज बारिश का दौर लगातार जारी है। उज्जैन में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है और बारिश से महाकाल मंदिर क्षेत्र में आफत आ गई है। महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 पर ज्योतिषाचार्य पंडित आनंद शंकर व्यास के मकान के पास एक पुरानी दीवार भरभरा कर ढह गई। दीवार के पास सामान बेचने वाले कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए। महाकाल मंदिर प्रशासन को सूचना दी गई थी कि दीवार गिरने की वजह से कुछ लोग मलबे में दब गए। आनंद फानन में सहायता बुलाई गई और जो दबे हुए लोग थे उनको बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।